So welcome guys, welcome to the second lecture of our 150 days hard और इस चैलेंज में व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज कि यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उन पीवाईक्यूज स्पेशली वेरियस एग्जाम्स जैसे आपका यूपीएससी का सीएससी हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, राइट। इन सारे एग्जाम्स के जितने भी पीवाईक्यू होते हैं यूपीएससी की अपनी एक टेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ था सीडीएस 2022 के पेपर 2 में। मुझे याद है मैंने वो पेपर दिया हुआ था और मेरा वो क्वालिफाई भी हुआ था, लेकिन क्योंकि मुझे ये रट्टे की आदत नहीं है तो मैंने तो ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई थी। लेकिन बात ये है कि जो इन्होंने दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे होते हैं उनको ये डायरेक्टली सीएससी में भी पूछते हैं। और यूपीएससी के पीवाईक्यूज का एनालिसिस करने का एक फायदा आपको ये भी रहेगा कि यू विल गेट फेमिलियर विद द लैंग्वेज एंड द ट्रैप्स दैट यूपीएससी का एग्जामिनर इज सेटिंग फॉर यू इन एवरी क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन शुरू करते हैं एंड अगेन ये अभी जब हम 2023 का प्रीलिम्स के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, उनके पीवाईक्यूज के ऑप्शंस पे यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, उस वक्त इस रिसर्च के टाइम पे आई एम शोइंग माय ओन जो मेरा अपना क्वेश्चन पेपर था, राइट, 2023 के प्रीलिम्स का। ये रिस्पॉन्सेज मैंने खुद वहाँ पे मार्क किए हुए हैं, ये उसी चीज़ की पीडीएफ है, इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि मैं ये भी उन लोगों के लिए, उन लर्नर्स के लिए जो कि फर्स्ट टाइमर्स हैं, पहली बार अपना प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो क्या वो थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि विदाउट इवन नोइंग द आंसर आप किस थॉट प्रोसेस के थ्रू आंसर के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। तो यहाँ मैंने वो सब चीज़ें उस टाइम पे लिख के रखी हुई थी और ये रिस्पॉन्सेज मेरे अपने हैं, इसलिए मैं ये इस तरीके का मतलब बहुत ही गंदा सा आपको ये पीडीएफ यहाँ पे लग रही होगी क्योंकि इसमें बड़ी सारी ये ड्राइंग वगैरह हो रखी हुई है, मेरी ड्राइंग का लेवल यही है। तो हो सकता है आपको ये मतलब उस तरीके से लग रहा होगा, थोड़ा बुरा लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये इसीलिए मैंने इस तरीके की पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करके रखी हुई है, मार्क्ड पीडीएफ। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से आज का। और ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इनकी लैंग्वेज देखो, सम सम सम, राइट। और ये सम देख के ही मैंने सबसे पहले इन इन चीजों को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया था कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव ये मैंने पहले से ही यहाँ पे लगा के रखी हुई थी। देखो यहाँ पूछा हुआ है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। समझ रहे हो? और गुरु ओशन के नीचे ना, डीप ओशन में जो स्पॉन्जेज होते हैं कई बार बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर में, ठीक है, स्पेशली जो ट्रेंचेज पाई जाती है डीप ओशन में, जो आपकी ट्रेंचेज होती है, ट्रेंचेज बहुत हाई टेम्परेचर वाले रीजन होते हैं क्योंकि ये अर्थ का जो इनर सरफेस है, राइट, जो अर्थ की इनर क्रस्ट है, बहुत ही ज्यादा डीप क्रस्ट, जहाँ पे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ये ट्रेंचेज होती है और वहाँ का पानी बहुत गर्म होता है, फिर भी वहाँ स्पॉन्जेस पाए जाते हैं, राइट। तो ये मुझे पता था, मैं इस तरीके की वीडियोस देखता रहता हूँ। आप भी ये कुछ एक चैनल्स फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बीबीसी अर्थ हो गया, राइट, बीबीसी अर्थ वगैरह की जो छोटी मोटी 5-5, 2-2, 3-3 वीडियो मिनट की वीडियो है, वो इकोलॉजी की आपकी नॉलेज बहुत अच्छी कर देगी। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे मुझे एब्सोल्युटली करेक्ट मुझे लगी कि हाँ ये बात सही है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यस, बिल्कुल, हमने देखा हुआ है कि देयर आर सम ज़ॉम्बी डिजीजेस, ज़ॉम्बी वायरसेस, राइट, देयर आर सम ज़ॉम्बी बैक्टीरिया। ये ज़ॉम्बी बैक्टीरिया इवन आपके परमाफ्रॉस्ट के नीचे, आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के नीचे सेंचुरीज से रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे, बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से रह रहे हैं, अभी भी जिंदा है। जैसे ही ये एक्सपोज होंगे तो ये हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, राइट। तो ये एकदम बिल्कुल सही है, मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ साथ में लिख के रखे हुए थे एग्जामिनेशन हॉल में ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना रहे। एंड थर्ड, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो विद हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विद ए पीएच बिलो। भाई, इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो ऑब्वियसली इतने कम पीएच में भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता होगा। अब ये चीज अगर रॉन्ग एग्जामिनर को डिक्लेयर करनी है तो उसे पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, हर एक बुक को उसे देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसा है तो नहीं, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि इतने कम पीएच में भी रह रहा है। समझ रहे हो? ये प्रूव करने के लिए कि इससे कम वाले पीएच में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहा है, ये है ना, इसके लिए उसे इतनी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। एंड एग्जामिनर हमेशा सेफ खेलता है, इट मीन्स उसे पता है कोई ना कोई ऐसा नाम, उसके पर्सपेक्टिव से सोचो, उसे पता है कोई ना कोई ऐसा नाम जो कि इस पीएच के बिलो भी रह रहा है, जिंदा है, राइट। और आपको वो नाम नहीं जानना है, हमने ये क्वेश्चन इसीलिए डिस्कस किया ताकि हम ये लैंग्वेज का खेल उनका पकड़ सके और यही चीज तो उन्होंने यहाँ पे भी देखी थी।
राइट। कल हमने ये क्वेश्चन देखा, सम मशरूम, सम मशरूम, सम मशरूम, सम मशरूम, समझ रहे हो? ये सब चीज़ें। और कल हमने जो वो मशरूम की यहाँ पे बात की थी, मैंने मेघालय मशरूम का आपको एग्ज़ाम्पल दिया था। पिछले कल का लेक्चर देख लेना जो नए लर्नर है। मेघालय मशरूम जिसमें कि आपको बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही है, वो मेघालय मशरूम का जो राइट, जो एक्चुअल नाम है दैट वाज़ रोरी, आगे वो पूछ सकते हैं आपसे रोरीडोमाइसिस, या फिर इवन मेघालय मशरूम पे ही आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो याद रखना कि इसमें नॉक्टे ये बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज होती है। इट मींस ये लाइट एमिट करता है मेघालय मशरूम, राइट। मेघालय में ये पाया गया है। रोरीडोमाइसिस फाइलो सेचिटिस, राइट, इस तरीके का फाइलो सेचिटिस, इस तरीके का इसका कुछ नाम था, राइट। रोरिडोमाइसिस से आपको याद रह जाएगा कि ये मेघालय मशरूम की बात हो रही है। फ्यूचर में वो पूछ सकते हैं क्योंकि ये जो उन्होंने रेफरेंस दिया था, ये रीसेंट डिस्कवरी है कि ऐसा एक मशरूम मिला हुआ है लोगों को। तो यहाँ से वो आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेघालय मशरूम के बारे में ऑलरेडी उन्होंने गुच्ची मशरूम पे 2022 में क्वेश्चन पूछ रखा था। तो ये चीज़ याद रखनी है। और एक मैंने जो आपको रेड टाइड का कल एग्जाम्पल दिया था, उस रेड टाइड जो कि आपको महाराष्ट्र के बीच में भी देखने को मिली थी 2021 के आसपास, और वो भी अ, ठीक है, उस वो रेड टाइड भी आपकी नॉक्टिल्यूसेंट एक तरीके से बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज को रखने वाली एक रेड टाइड थी। मतलब वो भी अपनी अ, अपने आप में से लाइट को एमिट करती थी, और उस रेड टाइड का नाम, उस एल्गी का नाम था नॉक्टी नॉक्टिल्यूका, ठीक है, फाइलो सेचिटिस, ठीक है, ऐसा इसका नाम था। नॉक्टिल्यूसा, नॉक्टिल्यूसेंट से नॉक्टिल्यूका से आपको याद रह जाएगा कि हाँ, ऐसी कोई रेड टाइड भी होती है, ऐसी कोई एल्गी भी होते हैं। मैं बता रहा हूँ इस तरीके की चीज़ों पे, ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स पे आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। और यहाँ पे जो मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है वो किसका है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है। आप मुझे बताएंगे कि जो लिविंग प्लैनेट इंडेक्स है, उस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट या लिविंग प्लैनेट इंडेक्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जारी कर रही है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। सो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ये ये लैंग्वेज हमें यहाँ से पकड़नी थी यूपीएससी की कि किस तरीके से वो आपसे खेल रहा है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है मैंने ये एकदम रॉन्ग मार्क किया जानते हुए कि आंसर इसका ओरंगटन है। यहाँ देखो मैंने इसीलिए गोला भी लगा के रखा हुआ था एक्चुअली। ओरंगटन वगैरह पे इस क्वेश्चन पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ स्टिक टू स्क्रैप द इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल इन अ ट्री और ए लॉन्ग वुड, कि भैया पेड़ पौधे के अंदर जो आपके इंसेक्ट रह रहे हैं, वो जो छेदों में इंसेक्ट रह रहे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए स्टिक का यूज इनमें से कौन सा जानवर कर रहा है। समझ रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, स्पीशीज के बिहेवियर पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दे आर नो मोर आस्किंग यू एनी क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के इतने ज्यादा क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हैं। समझ रहे हो। और इस चीज पे मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्री राइट डाउन टू अर्थ की देख के रखी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके मैंने इसमें रॉन्ग आंसर मार्क कर दिया बिकॉज आई थॉट कि स्लॉथ बियर, ये जो स्लॉथ बियर होता है, आप देखेंगे वेस्टर्न घाट वगैरह में आपको ये स्लॉथ बियर ज्यादा देखने को मिलेगा। और स्लॉथ बियर क्या करता है, ये भी चींटियां खाता है, ये मुझे पता है, ठीक है। चींटियों के जो इवन मिट्टी के अंदर जो इन्होंने बिल वगैरह बना के रखे होते हैं, तो स्लॉथ बियर क्या करता है, अपने हाथ डालेगा और वहां से वो चींटियों के जो भी इनके अपने घोंसले टाइप रहते हैं, उन उन सारी चीजों को वो खींच के खा लेगा, राइट। ये स्लॉथ बियर था एंड आई थॉट कि ये होना चाहिए। ऑल दो मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि यस फॉर श्योर ये ओरंगटन है। अब इन्हीं चीजों में आप जो है एग्जामिनर आपको धोखा भी दे जाता है, और कई बार आप इस तरीके से जानते हुए मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी है। यहाँ से थोड़ा इस पे रिसर्च करते हैं, फिशिंग कैट पे आते हैं। फिशिंग कैट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपको जानवर देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल का ये स्टेट एनिमल है। 2012 के आसपास स्टेट एनिमल ऐसे डिक्लेयर किया गया। चिलिका लेक में आपको ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, चिलिका लेक। फिशिंग कैट जो है नॉर्मल, यहाँ से अगेन स्पीशी के बिहेवियर पे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉर्मल जो हमारी हाउस कैट है उसके साइज से इसका साइज लगभग डबल होता है, बड़ा होता है। इसकी बॉडी पे पैचेस बने होते हैं, बिल्कुल आपको लेपर्ड की तरह ये देखने को मिलेगी। और ये नाइट में ये एक नॉक्टर्नल एनिमल है। जैसे ऊपर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि इनमें से नॉक्टर्नल एनिमल कौन से हैं,
समझ गए? ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था नॉकटर्नल एनिमल कौन-सा है? एक इसमें यहाँ पे ये भी ऐड कर लेना कि यस फिशिंग कैट जो है ये भी आपका एक नॉकटर्नल एनिमल है। पहले इसकी कैटेगरी एंडेंजर्ड थी लेकिन रिसेंटली इसकी कैटेगरी को डाउनग्रेड कर दिया गया है आईयूसीएन कैटेगरी को एंडेंजर्ड से वल्नरेबल। तो ये कुछ रिसर्च होगी फिशिंग कैट पे। ओरंगटन आप सभी को पता है कि है ना? अब हमें पता चल गया ओरंगटन इज़ एन एप। एक अगली बार वो यहाँ से यही क्वेश्चन डाल के आपसे पूछ लेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एप? अब वो एप क्या होते हैं? एप इज़ बेसिकली फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स को कहा जाता है ग्रेटर एप, ठीक है? ग्रेटर एप। एप्स आर बेसिकली ह्यूमन लाइक जो एनिमल्स हैं, बहुत ही पुराने जो एनिमल्स हैं, ठीक है? बहुत पुराने काफ़ी टाइम से काफ़ी लाखों टाइम से जो सस्टेन कर रहे हैं एंड स्पेशली इनका ओरिजिन अफ्रीका, ठीक है? अफ्रीका में ट्रेस किया जाता है सबका ओरिजिन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन को भी अफ्रीका में ट्रेस किया जाता है, ह्यूमन्स का ओरिजिन वगैरह। तो वो जो एकदम से काफ़ी पुराने एनिमल्स होंगे, उन्हें आप कहते हैं एप जिनकी सिमिलैरिटी ह्यूमन से बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये ओरंगटन बंदर की तरह दिखते हैं, एप स्पीशी है और ये सारा काम ये करते हैं। लकड़ी का एक टूल बनाएँगे और फिर इंसेक्ट को स्टिक से निकाल लेंगे पौधों के अंदर बने हुए बिल से। तो ओरंगटन की इतनी सी रिसर्च काफ़ी है। नॉर्मली आपको ये साउथ ईस्ट एशिया में आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इंडिया में उतने ज़्यादा नहीं है, एप की स्पीशी ओरंगटन की स्पीशी उतनी ज़्यादा इंडिया में नहीं है और ये कन्फर्म कर लेना इसकी जो आईयूसीएन की कैटेगरी है दैट इज़ योर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सॉरी नॉट एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंड स्लॉथ बियर के बारे में भी अ, आपको ये जानना है कि ये वेस्टर्न घाट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। काले रंग का ये बियर होता है, चींटियाँ वगैरह ये खा जाता है, इंसेक्ट्स ये भी खा जाता है, ठीक है? इंसेक्टिवोर है स्लॉथ बियर भी। एंड ये ऑटर तो कुछ भी नहीं है। ऑटर बेसिकली आपने अ, ये दीज़ आर सी एनिमल्स, दे आर सी मैमल्स बेसिकली। और ऑटर जो है बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह में रहते हैं और आई थिंक हिंदी में इन्हें दरियाई घोड़ा भी कहते हैं, राइट? तो अ, दरियाई घोड़ा एक तो अलग होता है जो समंदर में बिल्कुल छोटा-सा एक वो फिश की स्पीशी रहती है, इस तरीके से वो चलता है। एक इन्हें भी आई थिंक दरियाई घोड़ा ही ऐसा कुछ इन्हें कहते हैं, ऑटर जो है। बड़े-बड़े सांड की तरह ये दिखते हैं। एक तरीके से मान लो कि जो हमारे यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जिस तरीके के आपके गेंडे होते हैं, एक सींग वाले गेंडे, बिल्कुल वैसा ही फिजिकल स्ट्रक्चर इनका भी रहता है। ऑटर को आप अगर एक बार मतलब बड़ा सा कद्दू भी दे देंगे, उसे उसे भी ये खा जाएँगे, राइट? सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट योर ऑटर एटसेट्रा। नेक्स्ट आते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ से देखो ये क्वेश्चन क्या बनाएँगे, इसमें भी अगेन ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ये अपना मेरा जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर मेरा जो अपना थॉट प्रोसेस था, वो कुछ ऐसा था कि मुझे ल्यूब्रिकेंट्स में यहाँ पे कन्फ्यूजन थी। मुझे पता था कि एरोसोल में आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मिलेंगे, है ना? फ़ोम एजेंट्स में मिल रहे हैं, फायर रिटार्डेंट्स में मिल रहे हैं, ल्यूब्रिकेंट्स में भी मिल रहे हैं। तो ऑल ऑफ द 4 इज़ द आंसर बेसिकली। एंड देखो, अगली बार यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो इनमें से किन-किन चीज़ों से एमिट हो रहे हैं। इसी पे क्वेश्चन बिल्ड अप करके वो इस तरीके का क्वेश्चन बना सकता है। बाकी आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में ये जानना है कि ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ऑल्दो अ, ये जो है, ये आपके क्या कहते हैं अनलाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओज़ोन लेयर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। ओज़ोन लेयर के लिए इससे कोई खतरा नहीं है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है क्योंकि इसमें आपको क्लोरीन मिलेगा और वो ओज़ोन के साथ रिएक्ट करके जो है अ, ठीक है, वहाँ पे कंपाउंड्स बना देगा और ओज़ोन लेयर उससे डिप्लीट हो जाएगी। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का एक खतरा ये है कि गुरु ये है ग्रीन हाउस गैस, राइट? राइट, ग्रीन हाउस गैस। आप मुझे बताएँगे कि किगाली एग्रीमेंट, ठीक है? किगाली एग्रीमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या ये सीएफसी से रिलेटेड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे। आई थिंक यही इतनी कर रेलेवेंस इस क्वेश्चन की है। फ्यूचर में यहाँ से वो क्वेश्चन बना सकता है कि इनमें से किन-किन चीज़ों से एमिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया था कि मैग्नेटाइट पार्टिकल का एमिशन आपको कहाँ से मिलेगा? किन-किन चीज़ों से मिलेगा? किन-किन सोर्सेज़ से मिलेगा? यही चीज़ें इसी तरीके की चीज़ें वो पीवाईक्यू पे बिल्ड अप करके आपको नए क्वेश्चन बना कर के देता है, राइट? अ, नेक्स्ट पे आते हैं, 1 सेकंड मुझे थोड़ा ये साफ करने दो इधर। अगेन दिस क्वेश्चन अगेन इस पेज में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है वो मैंने रॉन्ग मार्क किए थे। हालाँकि फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन ऑफ दोज़ जो कि पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं। हालाँकि मेरा प्रीलिम्स अच्छे मार्जिन से क्लियर इस बार भी हुआ था, अराउंड 110 मार्क्स। लेकिन ये पेज मेरे लिए हाइली अनलकी था। इसमें या तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए चीज़ें
या फिर मतलब गलत अटेम्प्ट कर दी, गलत लॉजिक लगा करके। फॉर एग्जांपल ये जो 31st क्वेश्चन था, ये मैंने फिर लास्ट के लिए देखने के लिए रखा हुआ था। ऐसी चीज़ें होती है और एग्जामिनेशन हॉल में अ, बंदे इस बार का प्रीलिम्स पूरा पढ़ ही नहीं पाए, इतना लेंदी ये प्रीलिम्स था और इतना लेंदी इसमें इतने सोचने वाले ये क्वेश्चन आए हुए थे इस बार, राइट? तो कंप्लीट ही नहीं कर पाए, हालाँकि मैं लास्ट तक पहुँचा तो ज़रूर, फिर दूसरी बार नहीं वापस आ पाया, इसलिए मैंने यहाँ पे ये गोला लगा के रखा हुआ था कि हाँ, ये मैं लास्ट में करूँगा। अब देखो क्वेश्चन ये था कि इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करो। बोल रहा है बिल्कुल स्टैटिक नेचर का कि झेलम रिवर जो है, इट पासेज थ्रू वुलर लेक, राइट? मुझे लगा कि एक्चुअली मैंने ये कई कई जगह पढ़ा भी हुआ था कि 1 सेकंड गाइस, 1 सेकंड प्लीज। हाँ, तो एक्चुअली ये मैंने कहीं पढ़ा भी हुआ था कि झेलम रिवर जो है ना, वो वुलर लेक के आसपास से ओरिजिनेट होती है, राइट? सो आई थॉट कि ये ओरिजिनेट होनी चाहिए और दिस थॉट वाज रॉन्ग। एक्चुअली ये पास थ्रू करती है। ओरिजिनेट एक्चुअल में ये जिस जगह से करती है उसे हम कहते हैं चश्मा वेरीनाग, ठीक है? ये याद रखना, फ्यूचर में वो फिर से पूछ सकते हैं एग्जाम में। उसे हम कहते हैं चश्मा वेरीनाग। 1 सेकंड, चश्मा वेरीनाग, ठीक है? ये एच नहीं यहाँ पे लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत है। चश्मा वेरीनाग, ठीक है? वेरीनाग। तो ये चश्मा वेरीनाग आपको जे&के में देखने को मिलेगा। वहाँ से झेलम रिवर आपकी जो है ओरिजिनेट हो रही है और वुलर लेक के थ्रू ये पास थ्रू हो रही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोल्लेरू लेक, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट थी, राइट? आई न्यू इट कि जो कोल्लेरू लेक है जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है, राइट? और ये आपकी एक रामसार साइट भी आई थिंक है, राइट? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कंफर्म करके बताएंगे। और कोल्लेरू लेक जो है, इसमें ये आपके कृष्णा और गोदावरी रिवर के जो जो डेल्टा है उनके बीच में सिचुएटेड है। सो इट इज नॉट डायरेक्टली फीडिंग कोलेरू लेक, ये बात आपने याद रखनी है यहाँ से। एंड मियंडरिंग ऑफ गंडक रिवर, अब अगेन इसमें भी मुझे डाउट था कि ये गंडक है या फिर बूढ़ी गंडक, और मेरा डाउट बिल्कुल सही निकला। ये गंडक नहीं, इस तरीके से वर्ड प्ले एग्जामिनर आपके साथ करता है। बूढ़ी गंडक का उन्होंने गंडक बना दिया। दोनों रिवर्स अलग है। गंडक आपके वेस्ट में चलती है, फ्लो करती है, और फिर उसके बाद आपकी बूढ़ी गंडक आती है, और दोनों गंगा रिवर की आपकी ट्रिब्यूटरीज है। नॉर्मली आपको ये बिहार में फ्लो करते हुए देखने को मिलेगी दोनों रिवर्स। तो ये कंवर लेक जो है, ये कुछ भी नहीं है, ये आपका कबरताल लेक है, जिसे 2022 में रामसार वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है? कबरताल हो गया, कंवर लेक हो गया। एक इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी ये है, कंवर लेक, कबरताल लेक। आप मुझे बताएंगे कि थोल वेटलैंड और वदावाना वेटलैंड, ये कौन से स्टेट में आपके सिचुएटेड है? नंबर 1 ये आप मुझे बताएँगे, और मुझे ये भी बताएँगे कि अष्टावर्का लेक, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में थी, अष्टावर्का लेक, ये स्पेलिंग आप जो है कंफर्म कर लेना। ये अष्टावर्का लेक कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? यहाँ पे किसी एक बड़ी पर्सनैलिटी के, एक बड़े राजा की, जिसका नाम एस से शुरू होता है, उसकी प्रतिमा पीएम मोदी जी ने जो है इनॉग्रेट की थी। आप मुझे ये बताएँगे कि उस राजा का नाम क्या था? सो दिस इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन, फ्यूचर में यहाँ से फिर से पूछे जा सकते हैं और इन क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, राइट? सो ये जो है, इसमें आपके ओनली वन स्टेटमेंट शुड बी योर करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? क्योंकि ये गंडक नहीं, बूढ़ी गंडक है। अगेन बहुत सारे लोगों ने इस स्टेटमेंट 3 को करेक्ट भी बताया हुआ है कई जगह पे, कई प्लेटफॉर्म्स पे। आई बिलीव दिस इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि कंवर लेक जो है ऑब्वियसली एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होती है? मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है और ये वाला हिस्सा इससे कट गया रिवर से, और रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर दिया, तो यहाँ पे जो लेक बनेगी उसे हम कहेंगे ऑक्सबो लेक। ये आपके, ठीक है, बैल के बो की तरह आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हो? ऑक्सबो लेक, राइट? तो राइट, सो दिस इज योर ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट आपका आता है ये पोर्ट वाला क्वेश्चन। अगेन यही मैं आपको बता रहा था कि सेम क्वेश्चन उन्होंने सीडीएस में, जिन जिन लोगों ने सीडीएस दे के रखा होगा, सीडीएस में सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था, और यही क्वेश्चन उन्होंने रिपीट कर दिया सीएससी में। अगेन क्योंकि मुझे इस तरीके के क्वेश्चन रटने की आदत ही नहीं है, तो मैंने ये क्वेश्चन उस टाइम पे यहाँ पे लगाने की मैंने कोशिश जरूर की थी, लेकिन फिर मैंने ये क्वेश्चन भी छोड़ दिया, राइट? एक्चुअली ये यहाँ से आपको ये चीजें जाननी है जरूर कि मुंद्रा पोर्ट जो है, ये जो है लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है इंडिया का। बिल्कुल सही बात है, आपको गुजरात में मिलेगा ये। और ये अपने अडानी जी है, अडानी जी ने मुंद्रा पोर्ट को काफी टाइम पहले, आई थिंक 1980s में जो है, मुंद्रा पोर्ट के लिए मैनेजमेंट के लिए एक कंपनी उन्होंने बना के रखी हुई थी, और फिर बाद में ये पोर्ट इन्होंने खरीद ही लिया, राइट? 1980s या फिर 1990s में। देन आपका आता है कामाराजार पोर्ट, ठीक है?
कमर अज़ार पोर्ट, बिल्कुल सही बात है कि दिस इज़ अ फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज़ ए कंपनी, एक कंपनी। अब देखो इतनी डीप नॉलेज कोई नहीं रखता है, ठीक है? कोई याद नहीं रखता है इन चीज़ों को। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये अगर आप सीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को 1 साल में ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन ये यूजुअल पैटर्न नहीं है यूपीएससी का सिविल सर्विसेज़ के लिए। तो ये पोर्ट वगैरह अगर आप सीडीएस वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो तब तो आपके लिए मैंडेटरी है, अदरवाइज़ मैंने भी ये अभी तक कवर नहीं किया हुआ है। आपको इसमें अपना ज़्यादा ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि यस मुंद्रा पोर्ट ऐसी होनी चाहिए और मैंने ये यहाँ पे रॉन्ग मार्क करने की उस टाइम पे ये सोची थी, लेकिन अगेन फिर मैंने ये क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया। दिस इज़ व्हाई आई क्रॉस्ड दिस ऑप्शन। आई हैड अ लॉट ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। और ये सब चीज़ें आपको करनी है, आपको सिलेक्शन सोचना है, ठीक है? सिलेक्शन का तरीका, क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का तरीका ज़रूर ये आपको प्रैक्टिस करना है कि कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, कौन से सिलेक्ट करने हैं। इफ द मोमेंट यू स्टार्ट चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शंस, तो उसी वक़्त आपका प्रीलिम्स गिरना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चन के साथ फाइट नहीं करनी है। ये चीज़ आपने राइट, ये चीज़ पीवाईक्यू के एनालिसिस से सीखनी है। तीसरा जो है ये विशाखापट्टनम पोर्ट यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। नो, इट इज़ नॉट लार्जेस्ट, ये आपका जेएनपीटी है, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू ठीक है? ये जो पोर्ट है आपका पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में है, तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट आपका जेएनपीटी है, मुंबई में जेएनपीटी पोर्ट। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, 2 पेयर्स इसमें आपके करेक्ट है, राइट? समझ रहे हो बात को? एंड अ, ठीक है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये देखो अगेन बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन, कोई भी इन चीज़ों को रटता नहीं है और नॉर्मली मैं इन चीज़ों को रटने से अवॉइड करता हूँ कि कौन-सा पौधा किस तरीके का है। एंड दिस इज़ व्हाई अगेन मैंने ये क्वेश्चन भी एग्ज़ामिनेशन हॉल में रॉन्ग मार्क कर दिया था, राइट? एंड एक्चुअली बात ऐसी है कि उन्होंने हिंदी में जैक फ्रूट को जैक फ्रूट ही लिख दिया। जिन लोगों को पता नहीं है कि जैक फ्रूट का मतलब कटहल था, उन लोगों ने इसे ज़रूर रॉन्ग मार्क किया होगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है। आप जैक फ्रूट को जो है एनसीईआरटी में ये तो आपने पढ़ा है कि महुआ हो गया, टीक हो गया, ये तो है ही है डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है? ये तो है ही है डिसिडियस फॉरेस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, टीक हो गया, महुआ हो गया, साल हो गया, ये जो इस तरीके के, ठीक है? आई थिंक हुर्रा-वुर्रा करके भी एक पेड़ की वैरायटी होती है। ये जो पेड़ की आपकी वैराइटीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल हो गया, ये तो है ही है, ये डिसिडियस फॉरेस्ट के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैक फ्रूट में लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा क्योंकि नॉर्मली जैक फ्रूट जो है, ये एनसीईआरटी में अगर मेंशन है भी तो इतना ध्यान से हम उसे, ठीक है, पढ़ते नहीं है इन चीज़ों को, राइट? तो जैक फ्रूट बेसिकली कटहल का पौधा है और नॉर्मली आपको ये जो है ट्रॉपिकल अ, ठीक है, आपको ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। बेसिकली योर ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है? तो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट नहीं है, दे आर बेसिकली योर एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जैक फ्रूट इवन आपके कोलकाता वगैरह में ये उगाया जाता है, ठीक-ठाक वहाँ पे उगाया जाता है, राइट? सो दिस इज़ अबाउट इट। और हाँ, महुआ से आपने एक और चीज़ जाननी है कि दिस इज़ बेसिकली अबाउट ओडिशा, ठीक है? तो ओडिशा में जो है महुआ से अ, आपकी एक महुआ वैरायटी की इनकी शराब भी रहती है, ओडिशा के जो ट्राइबल लोग हैं, तो वहाँ पे शराब भी बनती है। और एक चीज़ और है, इस शराब के साथ ओडिशा में जो चीज़ खाई जाती है, दैट इज़ योर शाऊ। ठीक है? छाऊ या फिर शाऊ। ये शाऊ का एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि रिसेंटली ये शाऊ बेसिकली कुछ नहीं है, ये चींटियों चींटियों जैसे प्राणी होते हैं जो कि पेड़ों में बहुत ऊपर अपने बिल बना के बैठे होते हैं, ठीक है? पेड़ों में बहुत टॉप पे ये बिल बना के बैठे होते हैं, तो ये उड़ने वाली टाइप की कुछ चींटियाँ होती है और इन लाल चींटियों की ओडिशा में चटनी बनती है, शाऊ की चटनी। उस चटनी को रिसेंटली जीआई टैग मिला था, राइट? सो आई होप ये डिस्कशन सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रही होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आंसर ज़रूर कीजिए। आई ऑलवेज लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है? फॉर मोर सच डिस्कशंस उसकी नोटिफिकेशन डेली ये वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। यू कैन जॉइन डेली एट 6 पीएम इन वीडियोस के लिए, ठीक है? पीवाईक्यू रिसर्च के लिए। एंड नो डाउट जैसे जैसे हमारी रिसर्च आगे बढ़ती जाएगी आप पाएंगे कि आपका यूपीएससी के एग्जामिनर को उसकी लैंग्वेज को पकड़ने का तरीका और वो कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, ये सब चीजें आपकी धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। सो टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।